हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू लिटरेचर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इसके साथ साथ ही इसको एक बहुत कंट्रोवर्शियल नॉवेल के नाम से जाना जाता है, जो कि है थॉमस हार्डी की जूड एंड द ऑब्सक्यूर। ये एक बहुत फेमस नॉवेल है और ये थॉमस हार्डी की एक लास्ट नॉवेल के रूप में जानी जाती है। एमए फाइनल के सिलेबस का भी एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द थॉमस हार्डी राइटिंग स्टाइल। ये किस तरह के राइटर थे, इनकी मेन थीम्स क्या होती थी राइटिंग की, नॉवेल के रेफरेंस को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थॉमस हार्डी राइटिंग स्टाइल, देन अबाउट द टाइटल ऑफ द नॉवेल ऑफ जूड एंड ऑब्सक्यूर, इट्स थीम्स एंड इट्स करेक्टराइजेशन, और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे एक शॉर्ट समरी। थॉमस हार्डी वाज अ राइटर हु बॉर्न ऑन 2 जून 1840 एंड ही डाइड इन 1928। यदि हम इनकी राइटिंग को डिस्कस करें तो ही वाज बिफोर बिकमिंग अ नॉवेलिस्ट ही वाज एन इंग्लिश पोएट। उनकी यदि पॉपुलरिटी है, सबसे पहले एज ए पोएट नोन एज विक्टोरियन रियलिस्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ T.S. Eliot. He was influenced both in his novel and poetry by Romanticism, including poetry of William Wordsworth. यदि उनकी पोइट्री देखें तो उसमें रोमांटिसिज्म का रिफ्लेक्शन मिलता है। वर्ड्सवर्थ से उनकी पोइट्री जो है बहुत अधिक उसमें इम्पैक्ट दिखता है। और वहीं यदि हम देखें तो यदि उनकी नॉवल देखें तो उसमें विक्टोरियन एज में जो चेंजेस, जिस तरह के चेंज आ रहे थे, जिस तरह का सोशल सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, ये सारा कुछ रिलीजियस रिफॉर्मेशंस थे, ये विक्टोरियन एज की जो चीज़ें हैं उनके नावल में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था थॉमस हार्डी और उनकी ये जो नावल है। इसके पहले उन्होंने बहुत सारी, उनका जो कंट्रीब्यूशन एज ए नॉवलिस्ट यदि हम देखें तो बहुत सी फेमस नावल उनकी आई, एंड दे आर नेम्ड एज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो कि 1886 में लिखी गई, फिर टेस ऑफ द डरवर विलेज जो कि 1891 में आई, और जूड एंड ऑब्सक्यूर जो कि उनकी लास्ट नावल थी, बहुत कंट्रोवर्शियल नावल थी, और जिसको उन्होंने इन द बिगनिंग ही रोट इट एज ए सीरियल स्टोरी इन द मैगजीन, जो कि मैगजीन में एक सीरियल स्टोरी के फॉर्म में दी गई थी 1891 में, और बाद में ये जो पब्लिश हुई 1896 में एक बुक के फॉर्म में ये पब्लिश होकर के ऑडियंस तक पहुंची। तो इफ़ वी सी द स्पेशल फीचर ऑफ हिज नॉवल राइटिंग, यदि हम थॉमस हार्डी की स्पेशल करेक्टरिस्टिक देखें कि क्या फ़ीचर उनकी राइटिंग का इम्पोर्टेंट, तो वही है कि उनमें विक्टोरियन एज का रिफ्लेक्शन मिलता है, और इसलिए जो उसके जो कैरेक्टर है, मेन हीरो है, he is always found struggling against their passion and social circumstances. जिसके पास अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी ड्रीम्स होती हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं, लेकिन सोशल ताने बाने की वजह से, सोसाइटी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो जो करेक्टर होता है अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। यही चार बातों को हम पाते हैं उनकी नॉवल जूड एंड द ऑब्सक्यूर में। दूसरी स्पेशलिटी हम देखें तो इसकी जो थॉमस हार्डीज नॉवेल्स आर आल्सो नोन एज वेसेक्स नॉवल। इसका रीज़न ये है, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी they are having a set of semi-fictional region that is known as Wessex based on medieval Anglo-Saxon kingdom. उस पे ये जो वेसेक्स का रीजन लेते हैं, एंड द काउंटीज़ दैट इंक्लूड आर लाइक डोरसेट, विल्शायर, समरसेट, हैम्पशायर इन साउथ वेस्ट और साउथ सेंट्रल इंग्लैंड। ये सब एरिया है, ये सब प्लेसेस जो कि जिसके बैकग्राउंड पे ही उनकी पूरी स्टोरी ऑल अराउंड चलती है। तो ये हमने जान लिया थॉमस हार्डी के बारे में। द स्टोरी ऑफ जूड एंड ऑब्सक्यूर, इट इज़ अ नॉवल विच बिगिन एज ए, जो कि हमने आपको बताया कि ये मैगजीन सीरीज़ की तरह शुरू हुई और 1896 में ये पब्लिश हुई। नॉवल एक्चुअली द नॉवल इज़ अबाउट वॉट, अब हम इट्स कंसर्न इन पर्टिकुलर इशूज़ ऑफ द क्लास, एजुकेशन, रिलीजन, मॉरलिटी एंड मैरिज। यदि हम देखें तो जो थॉमस हार्डी की जो विक्टोरियन एज का रिफ्लेक्शन मिलता है, वो जो इसका भी जो हीरो है, एंड हिज नेम इज़ जूड फाउले, उस करेक्टर में भी जो हम देखते हैं वो किस चीज़ से समाज की जूझता है। कंप्लीट एजुकेशन, रिलीजन के बीच में डिस्प्यूट्स, अनहैप्पी मैरिज और एंड क्वेश्चंस ऑफ मॉरलिटी, ये बहुत सारी चीज़ हैं जिसको लेकर के उसका करेक्टर है वो कहीं अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता और उसका एक अंत हो जाता है। तो ये स्टोरी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्टिंग है। अब हम इसके टाइटल और थीम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं छोटी सी इसकी टाइटल की अप्रोप्रिएटनेस के बारे में। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इन स्पाइट ऑफ हिज एम्बिशन रिमेन ऑब्सक्यूर। एक ऐसा
कैरेक्टर है जूड फाउले, जो कि अपनी एम्बिशन को लेकर, जो कि एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ स्कॉलर लाइक हिज स्कूल मास्टर। वो अपने एक स्कूल मास्टर से बहुत प्रभावित होता है और इसलिए उसकी भी एम्बिशन होती है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कर सके। उसके लिए वो स्ट्रगल करता है, लेकिन अंत में उसकी माइंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से, उसके लो स्टेटस की वजह से उसकी ड्रीम पूरी नहीं होती और उसका अंत हो जाता है, उसकी ड्रीम्स का भी एंड हो जाता है। सो हार्डी यूजेज जूड स्टोरी to demonstrate how good men and women can be crushed by a repressive और moralistic society। किस तरह से सोसाइटी के नियम कानून की वजह से, सोसाइटी के सिस्टम की वजह से, इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, किस तरह से चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी उनकी इच्छाओं का अंत हो जाता है, उनकी इच्छाएं क्रश हो जाती है। यही मकसद, यही मैसेज है जो कि हमें थॉमस हार्डी की इस नॉवल से मिलता है। द टाइटल ऑफ, वैसे तो करेक्टर के नाम पे इसका नाम जो पड़ा है जूड, एंड सो ऑब्सक्यूर्ड वर्ड कम्स इज डिफाइंड इन द डिक्शनरी एज नॉट इलस्ट्रेशियस और फेमस, हम्बल, जिसका एक बहुत लो स्टेटस हो, जो कि इलस्ट्रेट नहीं किया जा सके, जिसका इलस्ट्रेशन ना हो सके, ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है, हिडन है। ये उस वर्ड का मीनिंग होता है जूड नेवर डिपार्ट फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी। तो ये जो कैरेक्टर है वो हमेशा जो अपनी लाइफ में अपनी एम्बिशन को पूरा करना चाहता है, स्कॉलर बनना चाहता है, लेकिन अंत में एक ऑब्सक्योरिटी की लाइफ में ख़त्म हो जाता है। तो यही इसका टाइटल का अप्रोप्रिएटनेस है। जो है वो जूड फाउले की उसमें घूमती है। एंड हु इज़ अ पुअर मैन हु लिव्स इन अ वेरी हम्बल सर्कमस्टेंसेज नेवर अट्रैक्ट्स मच अटेंशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अपनी एक वर्ल्ड में पहचान बनाना चाहता है अपनी स्टडी के माध्यम से, लेकिन अंत में वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाता। एंड ही नेवर अचीव्स हिज ड्रीम टिल द एंड। हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्टूडेंट इन अ फुल सेंस ऑफ द वर्ल्ड, बट बाय द एंड ही इज़ लार्जली वीक, क्रश्ड, इवन मोर ऑब्सक्योर देन बिफोर। तो ये एक्चुअली टाइटल का कहीं मीनिंग इसमें इस तरह से जस्टिफाई करता है। अब यदि हम इसकी थीम्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि विक्टोरियन एज की जो चीफ ट्रेट्स थे वो कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में, और यही हम देखते हैं कि जो मेनली इट इज़ डीलिंग विद द मैरिज, रिलीजन, रिलीजियस हिपोक्रेसी, ब्रुटलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, जेंडर इनइक्वलिटी हो, ये सारे जो सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, शिक्षा है या कास्ट सिस्टम है या अनसक्सेसफुल मैरिजेज हैं, ये सारा कुछ जो है इसकी कहीं थीम्स हम कह सकते हैं। अब हम इसकी एक शॉर्ट समरी देखते हैं। इसके कैरेक्टर्स, इनका जो इंट्रोडक्शन है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं वन बाय वन। की ये स्टोरी है ऑफ एन ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन मतलब एक अनाथ जिसके माता पिता नहीं हैं, और स्टोरी इसकी एक बहुत लो बैकग्राउंड से शुरू होती है, एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, जिसका कोई नहीं होता, और उसकी जो एक आंट है वो बहुत ग्रीडी है। ग्रीडी मीन्स होते हैं बहुत लालची है। अंडर में ही वो ग्रोन अप होता है अपनी इच्छाओं को लेकर के। स्कूल लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। हिज ड्रीम्स फॉर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, बट हिज आंट लीड्स हिम इनटू अ कैरियर ऑफ स्टोन मैसन। बहुत जल्दी वो काम करने लगता है अपनी आंट के लिए, लेकिन जब वो स्कूल में होता है देन देयर ही मीट्स विथ अ स्कूल मास्टर। किस तरह से उसके अंदर इच्छा जागती है एक स्कॉलर बनने की और यूनिवर्सिटी में जाकर के बहुत हायर एजुकेशन करने की। ये होता है when he was studying in his school, and there is a school master whose name was Richard Philistone। उसको देख करके उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है। As his teacher Richard Philistone, he leaves for the क्राइस्ट मिनिस्टर, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो अपनी स्टडी करना चाहता है, वो वहाँ चला जाता है। पर इस बच्चे के अंदर वो इच्छा आगे जन्म लेती है, लेकिन अब इसके बाद उसकी ड्रीम्स तो रहती है, लेकिन उसकी एक अनसक्सेसफुल लाइफ, मैरिज लाइफ किस तरह से उसके कैरियर, उसकी इच्छाओं को ख़त्म कर देती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड in this reference only we will see his marriage with Arabella, a very with tricks, and she is not fair to the people with whom she is in contact। उसका पर्पस केवल अच्छे, and her purpose of life was only making good matching with the male person। तो उसके कॉन्टैक्ट में जब जूड आता है तो फाइनली उससे वो अटैच हो जाता है एंड दे बोथ गेट मैरिड। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि शी वॉज नॉट अ फेयर वन, तो कुछ समय साथ रहने के बाद उनकी जो मैरिज है वो अनसक्सेसफुल होती है, और बिटरनेस आने के बाद में वो उसको छोड़ देते, दे बोथ गेट सेपरेटेड। एंड आफ्टर दैट फाइनली ही कम्स बैक अगेन इन द मूड टू स्टार्ट हिज टू वर्क फॉर हिज ड्रीम। उसको लगता है कि अब ये सही समय है कि मुझे अपने
जो उसका पर्पस था कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के एजुकेशन ले। इसकी जर्नी यहाँ क्राइस्टमिंस्टर में शुरू होती है, लेकिन ये भी एक बहुत पैथेटिक एंड हो जाता है इसका रीज़न ये होता है कि जब वो अपनी ड्रीम लेकर के उस यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, उस टीचर को देख करके जिसको कि ये जो भी इस यूनिवर्सिटी में आता है अपने हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन अनलकीली इसको पता चलता है कि जो उसका टीचर है उसको भी वहाँ पे बिकॉज ऑफ लो इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टेटस ही हैज़न गॉट द प्लेस इन यूनिवर्सिटी, और यही उसके साथ भी होता है, उसको यूनिवर्सिटी में प्लेस नहीं मिलता। यहीं पे उसकी कहीं भी इच्छाओं का थोड़ा सा एक डोमिनेशन होने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक कोइंसिडेंस होता है कि उसके जो टीचर की जो वाइफ होती है एंड इट्स नेम इज़ स्यू, तो वो भी उसके लाइफ में एक इम्पैक्ट कहीं डालती है। एंड द स्यू इज़ द कज़िन ऑफ। जब वो उससे मिलता है देन ही कम्स टू नो दैट शी इज़ नॉट हैप्पी विथ हर मैरिज। नहीं होने का कारण होता है उसके हस्बैंड फिलिस्टोन, जो कि उसका जूट का टीचर होता है, उसकी जो एज डिफरेंस होती है बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी लाइफ में कहीं हैप्पी नहीं होती। शी फील वेरी मच क्लोज टू जूड, लेकिन वो उससे मैरिज करने को इनकार कर देती है क्योंकि उसको कहीं लगता है कि ये कहीं गलत होगा। इसके बाद वो कुछ समय साथ में रहने की कोशिश करते हैं और वो वापस चली जाती है। इस बीच में एराबेला टू होम ही मैरिड अर्लियर, जो एराबेला का जो करेक्टर है वो हमने इसके बारे में पढ़ा है। शी इन्फॉर्म्स टू जूड कि शी इज़ हैविंग अ चाइल्ड फ्रॉम जूड, तो वो उसको बोलती है कि वो अपने बच्चे को यहाँ से लेकर चला जाए। तो फाइनली ही रिटर्न टू, और वो अपने बच्चे को साथ में ले लेता है। अब यहाँ से इसकी ट्रबल्स और बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि फाइनली द स्यू कम्स टू हिम, और दोनों एंड दे बोथ प्लान टू लिव टुगेदर, लेकिन इन दोनों की मैरिज नहीं हुई होती है। तो यहाँ पे एक विक्टोरियन एज में जो सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, उसको भी मैसेज किया है हार्डी ने, क्योंकि जब वो चूँकि दोनों मैरिड नहीं होते तो उनको साथ में रहने के लिए कोई प्लेस नहीं मिलता और उनको एक रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता, जो कि एक विक्टोरियन एज का एक सिविल फैक्टर था कि एट दैट टाइम द पीपल हु आर लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज दे आर नॉट हैविंग एनी रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो एज अ रिजल्ट उन दोनों को सेपरेट रहना पड़ता है, और एंड आफ्टर दैट दे बोथ हैव द 2 more children। तो अब इस तरह से इनके दे आर हैविंग 3 children, उनके 3 बच्चे हो जाते हैं। 2 जो होते हैं इन दोनों स्यू और जूट के होते हैं, और एक जो होता है उनका जो पहला जो बेटा होता है और एराबेला से। लेकिन जो एराबेला का जो बेटा होता है ही वॉज लाइक फाउंड वेरी मच सीरियस एंड वेरी मच ग्लूमी एंड वेरी मच डिस्ट्रेस्ड बॉय। वो एक बहुत डिस्ट्रेस्ड बच्चा होता है, बहुत सीरियस होता है, जिसका कि कोई नाम भी नहीं होता। उनकी ट्रेजिक स्टोरी शुरू होती है क्योंकि यहाँ पे वो बहुत बीमार भी होने लगता है, और फाइनली वो सोचता है कि इस बीच वो फिर एक बार अपनी ड्रीम को आगे बढ़ाए और जो उसकी पढ़ने की इच्छा है वो उसको आगे लेकर के जाए। लेकिन अनलकीली ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि दे फाउंड सून द ट्रेजिडी दैट हैपन्स टू देयर हाउस। उनके घर में जो ट्रेजिडी होती है जिससे कि वो शॉक्ड हो जाते हैं, और ये ट्रेजिडी होती है एराबेला और जूट के जो पहली एराबेला उसकी वाइफ होती है उसका जो बेटा होता है। वन डे दे फाउंड दैट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस एंड, क्योंकि वो अपने को रिस्पॉन्सिबल मानता है और 2 बच्चे जो तीनों की लाइफ में आने से उनकी चूँकि मदर एंड फादर उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है ये समझ गई, इस बात को रियलाइज़ करके वन डे ही किल्स द 2 चिल्ड्रन एंड हैंग्ड हिमसेल्फ। इस तरह से तीनों बच्चे जो हैं उनके खो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी से जैसे कि सफ़र करता है तो उसके ड्रीम्स कहीं छूटती चली जाती हैं। जिस अवसर की तलाश में वो आगे आया रहता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल होने लगता है, खोने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद में हम पाते हैं कि स्यू जो होती है वो बहुत डिप्रेस हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो रिलीजन को नहीं मानती, वो गॉड को नहीं मानती, और उसको लगता है कि ये सब जो जिस तरह से उसने बच्चों को खो दिया उसका कारण कहीं उसको गॉड ने जो पनिशमेंट दिया है उसकी डीड्स के लिए, एंड शी डज़ नॉट वांट टू स्टे विथ जूड। उसको लगता है ये पनिशमेंट उसको इसलिए मिला है क्योंकि उसने पहले हस्बैंड को छोड़ दिया और वो वापस उसके पास चली जाती है। अब इसकी लाइफ शुरू होती है जूड की फिर से एराबेला के साथ में, जो कि एक बहुत ट्रिकी लेडी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो जूड का अटैचमेंट है वो स्यू से रहता है, एंड दे मोर ऑफन दे मीट ऑल्सो विथ ईच अदर। लेकिन चूँकि अब एक अनहैप्पी मैरिज फिर से दोनों साथ आते हैं एराबेला और जूड, और इसका जो रिज़ल्ट है कहीं वो अच्छा नहीं होता। एंड ही स्टार्टेड टू फाइंड फॉल इन हिज हेल्थ। वन डे व्हेन ही गोज़ टू मीट स्यू, जब एक बार स्यू से एक बार लास्ट मीट के लिए जाता है उसके बाद वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है और बहुत
सैड स्टोरी भी कही जा सकती है कि कैसे एक वो ड्रीम को लेकर के एक छोटा बच्चा जो कि एक ऑर्फन होता है अपनी ड्रीम को लेकर के आता है, पर विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट एंड बैकग्राउंड द चाइल्ड्स ड्रीम ऑल गेट to end with his life. So this is enough for this video. Keep watching all the videos and do study well. Thank you.